और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का आपको जानकारी दे दें कि 5 सितंबर को होंगे बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। गांव-गांव पहुंचकर वोट मांगने की अपील यहां पर तमाम दिग्गजों की तरफ से की जा रही है। तो बीजेपी से पार्वती दास है प्रत्याशी, कांग्रेस से बसंत कुमार को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो बीजेपी कांग्रेस अपनी जीत का दावा लगातार कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर इस बार जो है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं और तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। अभी कुछ ही दिन का समय बचा है, यानी कि 5 सितंबर को उपचुनाव होंगे, वोटिंग की जाएगी। सुबह से वोटिंग लगातार जारी रहेगी और गांव-गांव पहुंचकर सभी नेता वोट की अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज टंगड़िया जुड़ गए हैं। मनोज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त देखने को मिल रही है। जी दीपाली, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में जो उपचुनाव है ये इसमें बहुत इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि हर स्टार प्रचारक बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक प्रतिदिन लगातार बागेश्वर भ्रमण में है और हर गांव जाके, हर बूथ जाके दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब देखने का विषय ये होगा कि आगे को बीजेपी के तरफ से पुष्कर सिंह धामी जी भी बागेश्वर पहुंचने वाले हैं और वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी पहुंचने वाले हैं। इसमें देखने का विषय होगा कि 2,27,225 वोटरों में से, मतदाताओं में से कितनों का दिल ये लुभा पाएंगे और अपने संकल्प पे कितना रह पाएंगे। जी दीपाली। जी मनोज, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है सत्ता में इस समय बीजेपी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तरफ से ये दावा ठोक रही है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी बागेश्वर उपचुनाव में। तो कितना चैलेंज जो है इस बार फेस करना पड़ सकता है कांग्रेस को? जी, ये तो अभी ये जो मानने का विषय है कि पूर्व प्रत्याशी आपके बसंत कुमार जो कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी है और भाजपा की तरफ से पार्वती दास जी है। तो इसमें देखने का विषय होगा कि इनके जो स्टार प्रचारक है वो जनता का कितना दिल अपनी तरफ खींच पाती है और अपने कितने वोटों पर अंक बढ़ा पाती है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि इसमें फेरबदल भी हुआ है, कुछ कांग्रेस के बीजेपी में गए हैं और कुछ बीजेपी के कांग्रेस में भी गए हैं। इसमें भी देखने का विषय ये होगा कि कितने अपने अपने स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं। आज भी भगत सिंह कोश्यारी जी का बागेश्वर आगमन है और इसी में कांग्रेस के भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और करण मेहर और यशपाल आर्या और इनका भी आज बागेश्वर आगमन है। तो इसमें देखने का विषय ये होगा कि जनता को कितना लुभा पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अब हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं बीजेपी के रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद जी रविंद्र जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों मैदान में है प्रत्याशी, और ऐसे में देख रहे हैं कि कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है वो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है चुनाव कांग्रेस जीतेगी। देखिए, चुनाव तो जनता ने जिताना है, जनता किसको आशीर्वाद देती है ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रूप से तैयारी है, संगठन हमारा बूथ स्तर का है, पन्ना प्रमुख तक का है, और दूसरी बात जिस प्रकार से ये सीट खाली हुई है, माननीय चंदन राम दास जी का आकस्मिक निधन के कारण वहाँ पे ये सीट खाली हुई। और चंदन राम दास जी की लोकप्रियता इतनी है कि वह एक लंबे समय से वहाँ पे अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता के रूप में है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पे उनको लंबे समय से आशीर्वाद दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि चंदन राम दास जी ने जो इस क्षेत्र के लिए काम किया है, इस कामों को आगे बढ़ाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ही उचित रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई और कारण होगा कि जनता अपने फैसले को जो है यहाँ पे बदलने की बात करेगी। और दूसरी बात ये कहूँ कि अभी इनका कांग्रेस का तो कैंडिडेट भी इन्होंने दूसरी पार्टी से हायर करके लिया है। इनके बहुत सारे नेता आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा की तरफ आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा इशू रहेगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश भर में जो विकास कार्य है
और जनता के बीच में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो है जाके हमारे विकास कार्यों की गाथा सुना रहा है, और ये सारी चीजें सुना भी रहा है और देख भी रहा है, महसूस भी कर रही है, जनता महसूस करती है। तो उस चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारा जो चंपावत का 97% का रिकॉर्ड है, क्या वो हम उसके नजदीक पहुंचते हैं या उसे तोड़ते हैं, देखना है भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये होगा। जी रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर आपका। जी धन्यवाद आपका। जी शीशपाल जी, जैसे कि अभी रविंद्र जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो बीजेपी की नीतियों से कहीं ना कहीं जो खुश है वो नजर आ रहे हैं इस समय नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि ये मुंगेरी लाल के सपने आजकल ज्यादा देखने लगे हैं, और बागेश्वर की जो वास्तविक स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उसमें जो इनके विधानसभा पद के प्रत्याशी थे और बड़े नेता थे वहां पे, गोपाल राम टमटा जी, तमाम लोगों के साथ बीजेपी के जो पूर्व में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे कमल टमटा जी, और बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में बसंत कुमार जी के साथ शामिल हुए थे, और भैरव टमटा जी जो वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे पिछली बार, वो भी जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो तमाम जो बागेश्वर का आज माहौल है, आज भारतीय जनता पार्टी का जो पुलिस का डंडा है वो भी वहां पर काम नहीं कर पा रहा है। और आप देखिए कि तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ के अलावा डराने धमकाने की जो राजनीति बागेश्वर में चल रही है वो भी भाजपा के काम नहीं आ रही, क्योंकि बागेश्वर की जनता का समर्थन इनको नहीं मिल रहा। और जो ये कह रहे थे कि साहब वहां पर चंदन रामदास जी का जो काम है, बागेश्वर की जनता जो काम ही तो नहीं हुआ वहां पर। आप देखिए कि न तो वहां पर आज स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न वहां पर शिक्षा सुचारू रूप से है, रोड कनेक्टिविटी की दिक्कत है। खुद बागेश्वर जो बाजार है वहां पर जो सीवर लाइन की दिक्कत है, जनता वहां पर लंबे समय से आंदोलनरत है। और मंत्री जी के पुत्र की जो दो माइन से जो प्रभाव के द्वारा हासिल की गई, उनकी बेटी जो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 13 नंबर लाने के बाद सेलेक्ट होगी और 96 नंबर लाने वाले होनहार रह गए। तो बागेश्वर की जनता देख रही है, समझ रही है कि इस बार भ्रष्टाचार को चुनना है, ये बदलाव को चुनना है, ये बागेश्वर के भविष्य को चुनना है। तो बागेश्वर के भविष्य के साथ खड़ी है, और बसंत कुमार जी को इसीलिए जो है वहां पे समर्थन मिल रहा है। इसीलिए भाजपा जो है पुलिस के भरोसे अब आधारित हो गई है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे पटवारी हो, चाहे ग्राम पंचायत सचिव हो, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पूरा प्रशासन भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। और मजेदार बात है, आपने देखा कि बेरोजगार संघ के लोगों को बागेश्वर मंदिर में भी जाने नहीं दिया, भगवान के दर्शन भी करने नहीं दिए। इतना डर है इनके, इतना डर का माहौल बन गया। और वो जबकि किसी पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहे थे, वो तो केवल अपनी बात कहने जा रहे थे। जो प्रदेश के बेरोजगारों की समस्या है उसी से इतना खतरा पैदा हो गया, डर हो गया। और आप देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मीडिया वालों की आईडी छीन ली, मीडिया के लोगों की आईडी वहां पर तोड़ी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बागेश्वर में किस प्रकार का खौफ है भाजपा के अंदर। तो भाजपा भले ही यहाँ पर कुछ भी कहती रहे, लेकिन जमीन इनकी खिसकी हुई है, क्योंकि 2007 से लगातार ये वहां पर जीत रहे थे, और जो वहां पर विकास का पहिया रुका हुआ है। बागेश्वर के लोग भी पूरे प्रदेश की लोगों की तरह परेशान हैं, बेरोजगार वहां पर भी हर घर में है, महंगाई से वहां के लोग भी परेशान हैं। तमाम जो विकास के काम प्रदेश में रुके हुए वो बागेश्वर में भी रुके हुए हैं। तो इसलिए बागेश्वर से इस समय जो बदलाव की हवा बह रही है, इसी से भाजपा परेशाान हो गया, और एक उपचुनाव को इस तरीके से लड़ने की कोशिश हो रही है जैसे कि बीजेपी का सर्वस्व दांव पर लग गया हो, और इसीलिए जो है प्रशासनिक मशीनरी का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। आप बताइए, वरना बेरोजगारों पर मुकदमे करने की क्या जरूरत है? लोगों को डरा धमका करके भाजपा ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां पर किसी को कह रहा है कि आपका होटल तोड़ देंगे, दूसरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान गिरा देंगे, लोगों पर झूठी रिकवरी के केस बनाए जा रहे हैं। तो ये वहां का माहौल है। बीजेपी के सैकड़ों लोगों का झुंड जो है महिलाओं को प्रचार करने से नहीं रोक रहे। कांग्रेस की 10 महिला कार्यकर्ता निकल जाए तो उनको प्रचार करने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं साहब 144 लगी है, ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इस प्रकार का आप बताइए चुनाव क्षेत्र में माहौल बना रहे हैं। तो सरकार दरी सहमी है, इनका जो चुनावी मैनेजमेंट है गड़बड़ा गया। और ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। भाई उसकी पोल पट्टी खुल रही है। अगर आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपका पन्ना प्रमुख इतना मजबूत है, फिर आपको जोड़ तोड़ की तोड़ फोड़ की पुलिस के डंडे की जरूरत क्या है?
आप बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव लड़िए। सर, लेकिन राजनीति ईमानदारी तो से हर ये जगह मुकाबला चलती करने है की स्थिति में नहीं सर। है। अगर आपकी सरकार होती तो राजनीति तब भी होती है, बीजेपी की सरकार है तब भी राजनीति होती है। तो देखने वाली बात नहीं, होगी नहीं, कि देखिए, बागेश्वर कांग्रेस उपचुनाव में पार्टी कौन कभी जीतेगा, तो- ये देखना होगा। किस पार्टी के सर जो है जीत का ताज सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमने देखा कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जो है बयानबाजी भी लगातार जारी है और ऐसे में कांग्रेस अपनी तरफ से दावा कर रही है, बीजेपी अपनी तरफ से ये दावा कर रही है कि जीत जो है इन्हीं पार्टियों की होनी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता आखिरकार किसे जिताती है। चलिए,